हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल यहाँ पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूपी कैडेट मॉडल टेस्ट 44 देखने वाले हैं। यहाँ पे 44वां जो है हम समान ज्ञान का मॉडल टेस्ट देखने वाले, जो कि यूपी कैडेट एग्जाम के लिए चाहे वो बीएससी हो या एमएससी है जी, दोनों के लिए जो है यहाँ पर प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो सभी को सुप्रभात भाई। क्लास को शुरू किया जा रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो पहले प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलो भाई फटाफट पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। फास्ट वाइज सभी लोग जवाब दीजिए इसका फटाफट। सभी को सुप्रभात है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को यहाँ पर जितने भी लोग हैं लाइव सभी को गुड मॉर्निंग। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग, फास्ट भाई फास्ट। तो भाई आप लोग को यहाँ पे आज समय दिया जाएगा, 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 सेकंड इसके लिए हो चुका है। तो भाई सबसे पहले जो है यहाँ पर राज्य अगर कोई बनने वाला है तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इस चीज़ का आपको ध्यान है, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य है। 1952 में जो है अलग किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो है श्री राम पोट्टी जी का जो है इसमें निधन भी हो गया था। इसके अमरण आसन पर 15 दिन के लिए बैठ गए थे तो उनकी डेथ भी हो गई थी। तो आपको याद रखना, भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। तमिल भाषा के आधार पर इसको अलग किया गया था। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए। समय इसके लिए 10 सेकेंड आपके पास है, 10 सेकेंड। तो देखेंगे इसका जवाब 10 सेकेंड। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जी हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डेविड मालपास जो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्रिस्टीना लेगार्ड की अगर बात की जाए तो ये IMF की हेड हैं, IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो है ये अध्यक्ष हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक की बात की जाए तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC अमेरिका में जो है इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वहीं पर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो भारत, अगर कभी आपसे पूछ ले कि भारत इसका सदस्य कब बना, विश्व बैंक का सदस्य कब बना, तो 1945 में ही भारत इसका सदस्य बना था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके सामने तीसरा प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, 10 सेकेंड आपके इसके लिए भी हैं, 10 सेकेंड। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, 10 सेकेंड। आप भाई खुद के प्रश्नों आंसर को मिलाते रहिएगा, है ना। खुद के आंसर्स को आप चेक करते रहिएगा कि आप कितने आंसर जो है सही किए, उसको लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज मैं विशेष तौर पे केवल बस क्वेश्चंस पे ध्यान दूंगा। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो क्लाइमेट एटली जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इन्हीं के द्वारा जो है घोषणा की गई थी भारत को जो 1947 में आज़ादी के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आज़ाद हिंद फौज के गठन किसने किया था? चलो भाई फटाफट जवाब दिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? फटाफट 10 सेकेंड है आपके पास। चलो भाई 10 सेकेंड आपके कंप्लीट होते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का जो यहाँ पे गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कहीं आपको रास बिहारी घोष मिलेगा, कहीं कहीं आपको रास बिहारी घोष मिलेगा, जो कि वहाँ पे इनके द्वारा की गई थी, लेकिन जो है पूर्ण रूप से इनके द्वारा नहीं किया गया था। इस वजह जो सुभाष चंद्र बोस जो है एक विस्तृत अगर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई तो जो है वहाँ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, जो कि जापान में की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुजुल कटफेसस ने किस वंश की स्थापना की थी? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, 10 सेकेंड है। फटाफट भाई जवाब दीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। तो भाई 10 सेकेंड आपके होते हैं कंप्लीट। और देखेंगे अब इसका आंसर। तो कुजुल कटफेसस ने जो है कुषाण वंश की स्थापना की थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो मौर्य वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसको जो है किसने बसाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बसाया था। गुप्त वंश की बात की जाए तो श्रीगुप्त ने इसको बसाया था, श्रीगुप्त ने। नंद वंश की बात की जाए तो महापद्मानंद ने बसाया था। तो सभी आपको याद रखना है। ठीक है, कुषाण वंश की कुजुल कटफेसस, नंद वंश की महापद्मानंद, मौर्य वंश की चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश की श्रीगुप्त के द्वारा इसको बसाया गया था।
अगला प्रश्न आपके सामने है, छठा प्रश्न, नवरोज त्यौहार को मनाना किसने शुरू किया था? चलो भाई, किस शासक के द्वारा जो इसको मनाया गया था? 10 सेकेंड आपके पास है भाई, फटाफट जवाब दीजिए, 10 सेकेंड। चलो भाई फास्ट। तो भाई 10 सेकेंड आपके होते हैं कंप्लीट और देखेंगे इसके राइट आंसर को। तो नवरेह त्यौहार को जो है सबसे पहले किसने मनाना शुरू किया था? इसको जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। एक जो है इस्लामिक पद्धति थी जो कि फारसी त्यौहार था, तो उसको जो है इसने अपने जो सम्राट थे उसमें जो है उसने मनाना शुरू किया है, अपने शासक के द्वारा जो है इसने मनाना शुरू किया है। अपने जो है राज्य में इसने घोषणा कर दी कि अब जो है नवरोज़ के अलावा जो है और कोई भी त्यौहार हमारे जो साम्राज्य है उसमें नहीं मनाया जाएगा, ठीक है। सीधा और पाबोस की इसने पद्धति भी लागू की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? 10 सेकेंड आपके पास हैं, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए फटाक से। चलो भाई समय होगा कंप्लीट और देखेंगे इसका राइट आंसर। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो ऑस्ट्रेलिया में है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। ग्रेट शब्द जहाँ पे लगा गया समझ लिए को ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, डॉलर यहाँ पे कैनबरा इसकी राजधानी है, कैनबरा, और डॉलर यहाँ पर मुद्रा चलती है। अमेरिका वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर डॉलर यहाँ पर भी चलती है, अमेरिकन डॉलर वाशिंगटन डीसी, और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? डॉलर चलती है। ब्रिटेन का जो है यहाँ पे भाई, ब्रिटेन का क्या है? पाउंड। यहाँ पे ब्रिटेन लंदन पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ पर मुद्रा चलती है। फ्रांस की बात किया, फ्रांस पेरिस यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है, फ्रांस पेरिस यूरो जो है यहाँ पर मुद्रा चलती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, आठवां प्रश्न, सर्वाधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? चलो भाई फटाफट जाओ, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? फास्ट इसका जवाब दिए, 10 सेकेंड है आपके पास और ज़्यादा उससे समय मिलने वाला है नहीं। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई आपके समय हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे इसका राइट आंसर। सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य जो कौन सा है? तो गुजरात यहाँ पर राइट आंसर है। अब देखिए गुजरात जो है उसी के साथ जो है टोटल हमारे 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा पर स्थित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 9 टोटल राज्य हैं जो कि तट रेखा पर स्थित हैं। तो पहले नंबर पर हमारा गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र होगा, क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, उसके बाद गोवा आता है, उसके बाद कर्नाटक हो गया भाई, कर्नाटक हो गया, और कौन है भाई? कर्नाटक के बाद केरल हो गया, उसके बाद तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद भाई कौन सा है? उड़ीसा है, और पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल 1, उड़ीसा 2, आंध्र प्रदेश 3, तमिलनाडु 4, उसके बाद केरल 5 भाई, केरल 5 हो गया, कर्नाटक 6 हो गया, गोवा 7 हो गया, महाराष्ट्र 8 हो गया, गुजरात 9 हो गया। तो सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला राज्य है वो कौन सा है? तो गुजरात है, किसकी सीमा? 1921 किलोमीटर की सीमा जो है बनती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और 7516 जो है टोटल जो है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर की जो है भारत की कुल तटीय रेखा है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, महावीर स्वामी का धर्म किस धर्म से संबंधित है? 10 सेकेंड का आपके पास समय है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका सभी लोग। चलो भाई समय हुआ आपका कंप्लीट और देखेंगे इसके राइट आंसर को। राइट आंसर आपका क्या है? महावीर स्वामी जो है किस धर्म से? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म के जो है यहाँ पर तीर्थंकर की बात की जाए तो 24वें तीर्थंकर थे, इस चीज़ का आपको ध्यान, 24वें तीर्थंकर थे। यानी तीर्थंकर का मतलब जो यहाँ पे कहा जाए तो इसके जो है एक सबसे बड़े जो है कर्ता के रूप में कहा जाए, यानी सबसे बड़े जो स्वामी होते हैं वो जैन धर्म में यही होते हैं। 24वें जो है तीर्थंकर यही माने गए हैं और यही है, इनको जो वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और प्रथम जो यहाँ पर तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऋषभ देव थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे अजीत नाथ थे, अजीत नाथ थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अलग की पहचान करें। चलो भाई फटाफट इसको देखिए और समझिए फटाक से इसका जवाब। इसके लिए मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ। चलो भाई 15 सेकंड इसके पास लिए है आपके पास जवाब। चलो भाई फास्ट सभी लोग जवाब दीजिए इसका फटाफट। चलो भाई हो गया आपका समय कंप्लीट। तो देखेंगे इसके राइट आंसर को। निम्नलिखित में से सबसे अलग की पहचान कर। देखिए सबसे अलग बांग्लादेश हमारा ए बी तटरेखा से जुड़ा हुआ है, श्रीलंका ए बी तटरेखा से हमारा जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान ए बी हमारा तटरेखा और स्थल दोनों से जुड़ा हुआ है। यानी इसमें जो है 3 देश ऐसे हैं जो हमारे समुद्री तट से जो है सीमा बनाते हैं, और एक ऐसा देश है नेपाल जो हमारे समुद्र सीमा नहीं बनाता। यानी सबसे अलग जो कौन सा है, नेपाल है। तो नेपाल इसकी राइट आंसर, केवल नेपाल जो स्थलीय सीमा को बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। चलो भाई फटाफट जब संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। अच्छा एक प्रकार से और जो है इसमें देखिए सब जगह पे रुपया चलता है, और उस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ढाका जो है, यहाँ पे टका चलती है बांग्लादेश में। देखिए यहाँ पे रुपया चलती है, यहाँ पे रुपया चलती है, यहाँ पे रुपया चलती है। इस प्रकार से हमारा टका हो सकता है, लेकिन हमने जो है इसको जो है तट रेखा के आधार पर अलग किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए। 10 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, 10 सेकेंड से। चलो भैया समय हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे इसके राइट आंसर को। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसमें जो है इंग्लिश का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इंग्लिश का जो है संविधान में हमारे उल्लेख कोई भी उल्लेख नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, फटाफट जवाब दीजिए भाई। 10 सेकेंड है आपके पास। देखिए भाई सारी चीज़ें नहीं हो पाती क्लास में ना यार, उसमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो है भूलती हैं, लेकिन जो मैं टेस्ट लेता हूँ तो उसमें जो है मैं सोच सोच के प्रश्नों को रखता हूँ भाई, कौन से प्रश्न छूट गए थे, कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें जो है एकत्रित करता रहता हूँ। तो आपके समय कंप्लीट हुआ। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर जो है पशु मेला, बिहार का जो है पशु मेला जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा, और भारत का सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा, कुछ भी कहा जाए तो सबसे बड़ा है। एशिया तक का सबसे बड़ा पशु मेला। इस चीज़ का आपको ध्यान कहाँ पे लगता है, तो बिहार सोनपुर में ये लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 13वां प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए इसका। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। 10 सेकेंड है इसके लिए आपको मिलते हैं। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसके, फास्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या है भाई, विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा धारण की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिसको जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है आपके पास, फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग। चलो भाई फास्ट। तो यहाँ पे आपके समय कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही देखेंगे इसके राइट आंसर, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो भैया ये जो है क्या है, शहनाई वादक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान जी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 15वां वर्ष 2019 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर है, फटाफट जवाब दीजिए। 10 सेकेंड आपके पास है। नोबेल पुरस्कार से मैं लगातार प्रश्नों को पूछ रहा हूँ ताकि जो है आपको नोबेल पुरस्कार याद रहे। तो भाई यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर, तो वहाँ पे देखिए विलियम जी केलिन को भी दिया गया है, पीटर जे रेडक्लिफ को भी दिया गया है, ग्रेग एल सेमेंजा को दिया है। यानी इन सभी, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका आपको ध्यान, इन्होंने जो है ऑक्सीजन की उपयोगिता को जो है बताया है कि ऑक्सीजन की उपयोगिता को हमें जो है कैसे अपने प्रयोग में लाना है।
उसके लिए जो है इन तीनों लोगों को जो है क्या दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज इनको दिया गया। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, 10 सेकेंड। 1837 में इसको पढ़ा गया था, तो किसने पढ़ा था भाई? फटाफट जवाब दीजिए इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जेम्स प्रिसेप के द्वारा जो इसको पढ़ा गया था 1837 में, जेम्स प्रिसेप के द्वारा इसको पढ़ा गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, इस प्रकार की लिपियाँ जो है अशोक के शिलालेखों पर उत्कृष्ट की गई हैं। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? चलो भैया फटाफट, इसका तो मैं 5 सेकंड देता लेकिन आप लोग को 10 सेकंड ही दूंगा। 10 सेकंड। चलो भाई फास्ट, चलो समय हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे इसके राइट आंसर को। तो यहाँ पे जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे छोटा उपग्रह की बात की जाए तो यहाँ पे डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कि किसका उपग्रह है? मंगल का है। मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, कौन कौन? डीमोस और फोबोस, ये दोनों जो है उपग्रह किसके हैं? मंगल के हैं, जिसमें सबसे छोटा डीमोस है जो कि सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। अगर ग्रह की बात की जाए तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए, सबसे बड़ा ग्रह तो भाई वो बृहस्पति है, ठीक है, वो बृहस्पति है। और सबसे बड़ा जो है उपग्रह की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है भाई? गैनीमीड है। उपग्रह जो है गैनीमीड है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 10 सेकेंड, और उससे ज़्यादा कोई भी समय आपको नहीं मिलेगा। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो भाई आपके समय कंप्लीट हुआ है। और देखेंगे इसके राइट आंसर को। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई? तो भाई संविधान में जो है प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था, ठीक है। इसके तहत जो है प्रथम जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम जो है संविधान संशोधन किया गया तो इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9वीं अनुसूची को, जो 8वीं अनुसूची जो है हमारे मूल संविधान में है, तो 9वीं अनुसूची जो है 1951 के संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ी गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलो तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या है? तो जोग या गरसोप्पा जो है किस जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये सारावती नदी पर। इस चीज़ का आपको ध्यान, सारावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैरोनी नदी की अगर बात की जाए तो कैरोनी नदी पे भाई कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, किस नदी पे है? तो कैरोनी नदी पे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला ये देश है, वहाँ पर जो है कैरोनी नदी पर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20वें प्रश्न की बात किया, निम्न में से किस देश में गांधी जी रहते थे? चलो भैया फटाफट जवाब दिए। कल जो है इन प्रश्नों को शामिल किया गया था लेकिन पूरी तरह से वीडियो नहीं हो पाया था, तो मैंने इनको दोबारा से शामिल कर लिया है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए 20वें प्रश्न का, निम्न में से किस देश में गांधी जी रहते थे? चलो भाई फास्ट, सभी लोग जवाब दीजिए इसका। तो भाई देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है। निम्न में से गांधी जी किस देश में रहते थे? तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, वहाँ पे जो है उन्होंने एक का केस लड़ने के लिए जो है वो गए हुए थे, तो वहाँ पे जो है दक्षिण अफ्रीका में ही रहते थे। तो 1915 में जो है गांधी जी लौटकर भारत आए थे, ठीक है। 1915 में गांधी जी भारत जब लौटे थे, तब से जो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत में जो है प्रवासी दिवस तभी से मनाया जाता है जब गांधी जी लौट कर आए थे।
अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 21वां प्रश्न, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित। चलो भाई फटाफट जाओ, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। फास्ट भाई, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। दस सेकेंड है ना, उससे ज़्यादा नहीं है, कुछ बोलना ना। तो सुशील कुमार भैया किस खेल से संबंधित है। तो सुशील कुमार जो है पहलवानी से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ऐसे सीधे प्रश्न पूछता है कि जैसे मतलब किसी खिलाड़ी का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको भाई, ये सब एकदम नॉर्मल चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ें हैं, तो मतलब ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं इस प्रकार से। इस बार कोई मैच वगैरह हुए नहीं, तो इस प्रकार के प्रश्न आने के चांसेस बन रहे हैं। मैच होते तो आपको वहाँ से पूछता है कि इस सीरीज़ को कौन से जीता है, इस टेस्ट सीरीज़ को किसने जीता, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते। लेकिन इस बार मैच या कोई खेल भी नहीं हुआ, तो इस वजह से ज़्यादा चांसेस यही बन रहा है खेल, जो खेल से संबंधित प्रश्न आएंगे खिलाड़ियों से पूछ सकता है कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, या मतलब पीछे का कोई पूछ सकता है, या आगे का कौन सा खेल जो है, कौन सा विश्व कप जो है कहाँ पर होने वाला, इस प्रकार से चीज़ों को पूछ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 22वां प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को क्या कहते थे। चलो भैया फटाफट इसका जवाब दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को क्या कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है धरती को जो उर्वरता की देवी के नाम से, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी यानी उर्वरता की देवी के रूप में जानते थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी कहते थे, ना तो धरती की माता कहते थे, ना तो धरती कहते थे, ना तो सुधा कहते थे, उसको जो है उर्वरता की देवी के रूप में जानते थे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, केप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है। चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, केप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है। इसकी खोज जो है 1488 में की गई थी, लेकिन ये किस देश में स्थित है इसको आपको बताना है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए कि जहाँ से जो है हमारे आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, वहीं से जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में जो है इसका अंतिम छोर है केप ऑफ गुड होप। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हमारे यूरोपी जो यूरोपीज थे, जब वो हमारे देश में आ रहे थे, भारत आने के लिए खोज कर रहे थे, तो जो है सबसे पहले बार्थोलोमियो डियस जो है, अगर खोजते खोजते कहीं पहुंचा भारत की तरफ बढ़ते हुए, तो कहाँ पहुंचा था, केप ऑफ गुड होप पहुंचा। यानी केप ऑफ गुड होप यानी अच्छे की आशा, गुड होप अच्छी उम्मीद उन्हें दिखी, लेकिन उन्हें जो है भारत नहीं मिला था। उन्हें एक अच्छी केवल आशा और उम्मीद दिखी थी, लेकिन उन्हें भारत नहीं प्राप्त हुआ था। तो 1488 में इसकी खोज हुई थी। तो 1494 में जो है खोज की गई, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। उसके बाद 1498 फाइनली जो है वास्को डी गामा जो है भारत को पहुंचा था, जो कि पुर्तगाली निवासी था। कालीकट तट पर उतरा था केरल के। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। मैंने अभी इसका जवाब दे दिया है। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। भारत की कुल तटीय की लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर जो है 7516.6 किलोमीटर है। इस चीज़ का आपको ध्यान, 7516.6 किलोमीटर। इस चीज़ का आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है गुजरात है। अभी इस वीडियो में जो क्वेश्चन को हमने देखा है। और भारत की जो टोटल लंबाई है स्थलीय, तो 15,200 किलोमीटर। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, 15,200 किलोमीटर जो है भारत की कुल स्थलीय लंबाई है। और 7516.6 किलोमीटर जो है वो कुल तट रेखा की लंबाई, ये जो है स्थलीय लंबाई है, एक तट रेखा की लंबाई, दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो भाई जो भी होगी वो भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय रेखा की लंबाई हो जाएगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। चलो भैया फटाफट जवाब दीजिए, भारत का आइंस्टीन कौन है। 10 सेकेंड है ना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलो भाई फास्ट। और भाई चैनल पे जो नए हों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दें, ताकि एक बार दोस्तों के साथ जो है फेसबुक पर ग्रुप जो है उसमें शेयर करें। भाई फटाफट इसको शेयर कर दीजिए एक बार। और लाइक बटन को सभी लोग दबाइएगा, ठीक है। बार बार आप लोग को कहना पड़ता है ना, अच्छे आप बच्चे आप लोग हैं। तो भारत का आइंस्टीन जो किसको कहा जाता है भाई, नागार्जुन को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नागार्जुन को जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
नागार्जुन को जो भारत का आइंस्टीन, कालिदास को जो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कालिदास को जो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपको जो है पिछला प्रश्न जो दिया गया था, जापान की मुद्रा है, जापान की मुद्रा क्या है भाई, इसका जवाब क्या है, तो जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ पर मुद्रा चलती है येन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और आज का प्रश्न क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो भाई फटाफट इसको आपका जवाब देना है, म्यांमार की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, इसको जो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जवाब क्या है, ठीक है। मैं इसका कमेंट आप लोग का इंतज़ार करूँगा। तो फिर शाम को मिलते हैं 8 बजे ही मेंटल एबिलिटी क्लास होगी यार, बीच में जो है नेट नहीं चल पाता है, तो 8 बजे ही 8 PM पर ही मेंटल एबिलिटी की क्लास होगी, है ना। तो वहाँ पे सीलॉग चल रहा है, सीलॉग्स में जो है आपका चल रहा है क्लास, ठीक है। तो क्लास को ओवर किया जा रहा है और आप लोग जो अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कोई समस्या है तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।